हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल एट इंप्रूवमेंट जोन। लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था 1793 के एक्ट पे। हमने देखा कि किस तरह जहांगीर ने दस्तक इशू किया था थॉमस रो से खुश होकर, कंपनी को ट्रेड का राइट दे दिया भारत में। उसके बाद फरूख सियार की बीमारी ठीक की डॉक्टर जेफरसन ने। फरूख सियार ने खुश होकर कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड का राइट दे दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। भारत के बादशाह शाह आलम II ने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। दीवानी राइट्स का मतलब था टैक्स कलेक्ट करने की शक्ति। तो हम स्टार्ट करेंगे आज 93 के एक्ट से। इससे पहले 73 के एक्ट से हमने सीखा, टॉपिक का नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि भारत के अंदर संवैधानिक विकास हो रहा है। 73 के एक्ट से क्या हुआ? राइज ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या हुआ? राइज हुआ। और साथ में एग्जीक्यूटिव। देखो एक बात समझो, अभी कुछ बातें शायद आपको समझ ना आए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर, इसके बाद फुल फ्लैश टॉपिक है हर बात को लेकर। जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे फिर आपको सब कुछ समझ आता रहेगा। अब जुडिशरी का मतलब क्या है? न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 74 में कलकत्ता के अंदर, तो वहीं से आया हमारे संविधान के अंदर कंसेप्ट जुडिशरी का। इसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? देखो, लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग का, मतलब जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है लेजिस्लेचर, या फिर जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट क्या करता है? हमने लोगों को चुनकर भेजा, हमारे बिहाफ पे पॉलिसी लेकर आते हैं हमारे लिए, जो भी पॉलिसी आती है उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इंप्लीमेंटेशन का। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन है? जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, IAS ऑफिसर से लेकर D ग्रुप तक, जितने भी क्लर्क हैं, जितने भी स्टेट PCS ऑफिसर हैं, ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये सब के सब इंप्लीमेंटेशन में काम करते हैं पॉलिसीज की। जुडिशरी का काम क्या है? लॉ को चेक करना। क्या करना? लॉ चेकिंग का, कि लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी है या नहीं। यदि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बना तो जुडिशरी सरकार को फटकार मारती है और लॉ को जीरो डिक्लेयर करती है। तो ये बातें आई थी 73 के एक्ट से। फिर 81 के एक्ट से क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट 73 के एक्ट के तहत बार बार इंटरफेयर कर रही थी एग्जीक्यूटिव के काम में। तो वहां से क्या आया कंसेप्ट? सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, अभी बताया मैंने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों ऑर्गन में क्या कर दिया? पावर्स को सेपरेट कर दिया। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसी तरह पावर्स को सेपरेट किया जाता है सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, रूरल एरियाज में पंचायती राज, अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज। इनके बीच जो पावर्स को सेपरेट किया जाता है उसको बोला जाता है वर्टिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट था वो आया था 81 के एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वैसे इसको पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को। तो सेपरेट कर दी थी पावर्स जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की। हम इसी तरह आज आर्टिकल 50 में भी देखते हैं कंसेप्ट क्या है? पावर्स को सेपरेट किया गया है जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की। ये कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया? 81 के एक्ट से। उसको कहा गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हम आज स्टार्ट करेंगे 1793 के एक्ट से। इससे पहले हम मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं। तो हिस्ट्री से हमने क्या सीखा कि 1707 में डेथ हुई औरंगजेब की। किसकी डेथ हुई? औरंगजेब की। औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर आए उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था जो विरासत में मिला था औरंगजेब से। पूरा का पूरा साम्राज्य लुटा दिया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हम कमजोर हैं, अगर हम क्या हैं? कमजोर, और काम करना हमने बंद कर दिया तो दिमाग की शक्ति कुंद हो जाएगी और हमारा जो राज्य है पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जो भी हमारा कामकाज है। अब जितने भी शासक हुए सबका लाइफस्टाइल था लग्जरी। कैसा लाइफस्टाइल था? लग्जरी। लग्जरी लाइफस्टाइल से एक चीज आई, क्या आई? एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की प्रक्रिया। जैसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई वहां से क्या आई? अयोग्यता।
अब जितने भी अयोग्य शासक हुए सब ने अपना राज गवा दिया। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत में भी यही देखते हैं कि जिस जिस बादशाह ने अपने ऊपर काम किया वो शक्तिशाली होता चला गया, जिसने काम करना छोड़ दिया मेंटली वीक हो गया और राजकाज सब लुटा दिया किसी और के हाथों। तो ये चीज हमने सीखी है इतिहास से। इस तरह ब्रिटिशर ने हम पर कब्जा किया धीरे धीरे, फिर मेंटली हमें स्लेव कर लिया। कैसे? खुद को डिसेंट दिखाते थे और हमें असभ्य। इस तरह पहले उन्होंने मेंटली स्लेव किया, उसके बाद पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी को कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने। तो हम पढ़ते हैं 1793 के एक्ट से। देखो एक बात समझो, पहले का सिस्टम क्या था? एक वर्ड है कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, ठीक है? क्या वर्ड है? उपनिवेशवाद। एक वर्ड है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। एक वर्ड है नियो कॉलोनियलिज्म, इसका मतलब है नव उपनिवेशवाद, जो भी चर्चा में चला हुआ है। क्या वर्ड है? नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है? जिस तरह ब्रिटेन के लोगों ने अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, इसका सीधा सा मकसद होता है कि जो भी उस देश के अंदर रिसोर्सेज हैं, जिस तरह भारत के अंदर सोना चांदी को लूटा गया, जो भी उस देश के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको लूट कर ले जाया जाए अपने देश में। मतलब क्या काम है? रिसोर्सेज को लूटना। जो लूट वर्ड डिक्शनरी में आया वो यहीं से स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों से, जो इन्होंने कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी, अलग अलग देशों को लूट रहे थे, वो वर्ड यहीं से स्टार्ट हुआ, लूट। फिर इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। मतलब जैसे कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करता है, या तो कर्ज में डुबाकर उसको, जैसे चाइना करता है, गरीब देशों को एक्सप्लॉइट करता है, पहले कर्ज देगा उसके बाद उनकी टेरिटरीज को हड़पना स्टार्ट कर देगा। मतलब अब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, इसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म। एक वर्ड है नियो कॉलोनियलिज्म, ये वर्ड आज चर्चा में चला हुआ है। कैसे? ये ऑफलाइन काम हुआ था कॉलोनियलिज्म। अंग्रेज आए, अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, मेंटली स्लेव किया पहले, उसके बाद सब कुछ हड़प कर लेकर चले गए। नियो कॉलोनियलिज्म कैसे? देखो ऑनलाइन किया जा रहा है आज कब्जा। कैसे? फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इसके अलावा जो भी चैटिंग प्लेटफॉर्म है, एक और अभी लॉन्च किया था इंस्टा ने, क्या नाम है उसका? वो ए का साइन है, थ्रेड। एक और है, क्या नाम है उसका? स्नैपचैट। अब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेसिकली चैटिंग प्लेटफॉर्म ही है। अगर आप इसका यूज करते हैं सही से, फॉर एग्जांपल किसी को प्रोफेशनली अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, या कोई भी आपका प्रोफेशन हो, किसी भी फील्ड में हो आप, तब आपके लिए बेहतरीन काम करेंगे सभी ऐप। इसके अलावा गूगल है, यूट्यूब है। यदि आप इसका मिसयूज कर रहे हैं, बस आप ऐसा सोचिए कि जो भी आप बातें कर रहे हैं अपने पास वालों से, सब कुछ एक ऐप कैच करते हैं और आपको वही दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। अब इतने सारे चैटिंग प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग लोगों से थॉट ट्रांसफर हो रहे हैं आपके। जैसे ही थॉट ट्रांसफर होंगे, क्या होगा? फिर नेगेटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे। उससे क्या होगा? आपकी जो दिमाग की शक्ति है उसका बंटवारा होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा दिन आपको बिजी कर दिया इन एप्स ने, अब आप पूरा दिन इनके ऊपर लगे हुए हैं। बेसिकली एक अप्रोच है बाहर की कंट्रीज की नियो कॉलोनियलिज्म के तहत अपना साम्राज्य स्थापित करना किसी दूसरे देश के अंदर, इसीलिए ये वर्ड चर्चा में चला हुआ है अभी। तो कम से कम इनका यूज कीजिए जरूरत के अकॉर्डिंग, बिना बात के चैटिंग करते रहना, रील स्क्रॉल करते रहना, इनसे आपकी खुद की दिमागी शक्ति कुंद हो रही है और आने वाले समय में मेंटली वीक हो जाएंगे। यदि हम मेंटली वीक हो जाते हैं तो सिंपल सा फंडा है कि हमारा जो भविष्य है वो खतरे में पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो 1793 तक हमने पढ़ा था, आज स्टार्ट करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। तो हेडिंग लिखेंगे
एक्ट ऑफ। इसके तहत क्या क्या काम किए तो लिखेंगे। सबसे पहला क्या काम किया गया, अबॉलिश्ड, इट अबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ कंपनी। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। देखिए, जो कंपनी को मोनोपोली मिली थी महारानी से, मतलब एक अधिकार, क्या मतलब था कि अब किसी और कंपनी को अधिकार नहीं है भारत से व्यापार करने का, किसी भी और यूरोपीय कंपनी को। तो कंपनी ने मोनोपोली खत्म कर दी, मतलब अभी दूसरी कंपनियों के लिए रास्ता खोल दिया ईस्टर्न कंट्रीज में आने का। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना और ट्रेड ऑफ टी विद इंडिया। मतलब अभी भी कंपनी के पास मोनोपोली है चाइना के साथ व्यापार करने की और भारत के साथ चाय का व्यापार करने की। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी और यूरोपीय कंपनी को अधिकार नहीं है भारत के साथ चाय का व्यापार करने का और चाइना के साथ व्यापार करने का। तो ये बात बोली गई 1813 के एक्ट में। फिर दूसरी बात क्या थी, क्या किया, एक्सटेंडेड कंपनीज रूल। रूल क्या वर्ड आया, रूल। यहां पे क्या की थी, मोनोपोली अबॉलिश, कंपनी का रूल क्या कर दिया, एक्सटेंड फॉर 20 years इन इंडिया। मतलब कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया 20 साल के लिए और भारत के अंदर। फिर तीसरा काम क्या किया, इट ग्रांटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर enlightening to people। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि भारत में आइए और एनलाइटनमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। एनलाइटन का मतलब है शिक्षाप्रद, मतलब कॉग्निटिवली और स्पिरिचुअली जब किसी को अवेयर करते हैं उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। देखिए, सीधा सा मकसद था, सोची समझी साजिश थी अंग्रेजों की। किसी दूसरे देश के अंदर जा रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, जहां पर ऑलरेडी पॉपुलेशन है हिंदू, सिख और मुस्लिम, इसके अलावा कुछ और एक तो धर्म थे। वैसे इससे पहले भी क्रिश्चियनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो आ चुकी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत भेजा जा रहा है। किस लिए, कन्वर्जन के लिए। देखिए, जिस तरह आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब स्वतंत्रता है आपको आपके धर्म की, कोई भी आप धर्म अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि आप हिंदू हैं, आपका मन है किसी धर्म अडॉप्ट करना है तो कर सकते हैं। आप मुस्लिम हैं, आपको हिंदू धर्म अडॉप्ट करना है तो कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। इसी तरह धर्म का मतलब माना जाता है कि जो सोल का कनेक्शन है गॉड से, मतलब आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है वो है मतलब इंडिविजुअली, यानी कि इंडिविजुअली ही आप कनेक्शन सेट कर सकते हैं आत्मा का परमात्मा से, कलेक्टिवली हम ये सेट नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पर सेट की गई स्पेशली लोअर कास्ट के लोगों के लिए। वहां पर कुछ मतलब ऐसी बातों का फैलाव किया गया, हालांकि कुछ हमारे धर्म के अंदर भी ऐसी मतलब सोशल इविल्स थी उस टाइम पर, लाइक जैसे सती प्रथा। सती प्रथा के पीछे भी एक मतलब लंबी कहानी है, वो आपको हिस्ट्री में सुनाऊंगा। सती प्रथा को अबॉलिश किया गया, वो एक मतलब अच्छा काम था, अंग्रेजों ने ऐसे बहुत अच्छे काम भी किए हैं भारत के अंदर। तो सती प्रथा को अबॉलिश किया। इसके बाद जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर एक और प्रथा थी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दिया जाता था। इसके अलावा जो पब्लिक टैंक होते थे उन वहां से पानी लेने नहीं दिया जाता था। उनके लिए क्या किया जाता था कि अलग से एक गांव के बाहर तालाब लगा दिया जाता था कि वहां से आप पानी लेंगे। अगर
किसी लोअर कास्ट के बंदे ने किसी गिलास में पानी पी लिया, उस गिलास में कोई पानी नहीं पीता था, स्पेशली जो ब्राह्मण थे या फिर क्षत्रिय थे। इस तरह की रूढ़िवादी परंपराओं को अंग्रेजों की तरफ से खत्म किया गया। इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन किए गए, जो कन्वर्जन किया गया, वो बहुत बड़े स्केल पर हुआ। एक इनका सीधा सा मिशन था, क्या था कि कन्वर्जन किया जाए बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन हो, या तो प्यार से या हथियार से। जो प्यार से माने ठीक है, नहीं फिर हथियार से। उस टाइम पर जो लोअर कास्ट के लोग थे, ऑलरेडी उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार होता था, तो उनको मौका देखकर क्रिश्चियन बनाया गया काफी लोगों को। इस तरह इन्होंने क्रिश्चियनिटी का फैलाव किया भारत के अंदर। एक और बात बोली गई इस एक्ट के तहत, इसी एक्ट से हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर का फैलाव होना भी स्टार्ट हो गया था। कैसे? इन्होंने एक बात बोल दी, इसी एक्ट के तहत 93 के, कि 1 लाख रुपीज स्पेंड किए जाएंगे वेस्टर्न एजुकेशन पे, टू बी स्पेंड इन वेस्टर्न ऑन वेस्टर्न एजुकेशन। कहाँ पे? इंडिया में। इन इंडिया फ्रॉम, पैसा कहाँ से जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से। खुद इन्होंने कुछ भी अपना खर्चा नहीं किया, जो जा रहा था भारतीय राजकोष से जा रहा था। इंडियन रेवेन्यू से 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनको चाहिए थे भारतीय युवा, इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन यूथ। इन्होंने क्या किया, भारतीय युवाओं को अंग्रेज बनाना स्टार्ट कर दिया। इनकी मतलब जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, इनका जो मतलब फंडा था वो ये था कि ना तो भारतीय रहे और ना ही अंग्रेज। इनकी जो ब्रीड है उसको ब्लेंड कर दिया जाए, काम हमारे लिए करेंगे, कहने को भारतीय होंगे, बस वही काम हुआ। यहाँ से इंडियन यूथ की भर्ती होती है अंग्रेजी शिक्षा में पहले, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में, फिर धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन का फैलाव होना स्टार्ट हो जाता है भारत के अंदर। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्ट। इसमें कुछ और बातें भी लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी जो आई वो कौन थी? थॉमस अपोस्टल। कब आई थी? 52 एडी में। ठीक है। फर्स्ट चर्च कब लगी भारत में? फर्स्ट चर्च कब लगती है? 52 एडी में। कहाँ पे? केरला। अगर पूछा जाए फर्स्ट यूरोपियन स्टाइल की चर्च, फर्स्ट यूरोपियन स्टाइल चर्च कब लगी थी? 1508 एडी। कहाँ? केरला के अंदर। ठीक है, ये बातें थी इस एक्ट में। इसके बाद अगला एक्ट पढ़ते हैं, क्या है? एटीन 33 का एक्ट। ठीक है, पावर्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा था। यहाँ पे पावर्स का जो सेंट्रलाइजेशन था वो पीक पर चला जाता है। कैसे? लिखो, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया and vested him all civil
एंड मिलिट्री पावर्स। इसके अलावा एक और बात लिखेंगे, एंड गिवन exclusive powers of all territories of India। क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको उठा के बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। मतलब पूरी तरह से पावर का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। अब जो मतलब अलग अलग प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वो इसके कंट्रोल में आ चुके हैं। और साथ ही साथ क्या कर दिया, जितनी भी सिविल पावर्स हैं, इसके अलावा जितनी भी मिलिट्री पावर्स हैं मतलब आर्मी के रिगार्डिंग, वो सभी दे दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और इसके अलावा देखिए एक बात समझिए, जिस तरह अभी स्टेट है हमारे यहाँ पे, कितने स्टेट है 28, इस तरह ब्रिटिश प्रोविंस थे, जैसे आज स्टेट है, स्टेट को बोला जाता था प्रोविंस। तो प्रोविंस में भी अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। पहले गवर्नर को पावर्स थी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब है कि विधि बनाने की शक्ति, मतलब कोई भी पॉलिसी ला सकते थे अपनी मर्जी से स्टेट के अंदर। लेकिन वो सारी लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स, यहाँ पे लिख लेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। ये काम किया गया इस एक्ट के तहत। एक और काम क्या किया गया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। आज जो आप प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी को लेकर, वो यहीं से इंट्रोड्यूस किया गया था 1833 के एक्ट से, सिविल सर्वेंट्स। लेकिन यहां पर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाउएवर इट वाज रिजेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने का काम करते थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था, इन्होंने भारतीयों के लिए रास्ता खोला था कि जो भी सिविल सर्वेंट होंगे भारतीयों को भी उसके अंदर डाला जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको मना कर दिया कि भारतीयों को हम नहीं इसके अंदर एंटर होने देंगे। तो इसको जाकर मतलब प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा 1853 के एक्ट में। तो ये काम किया इस एक्ट के थ्रू। अब इसी एक्ट के अंदर 1834 में क्या हुआ, कुछ और बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेंगे साथ साथ। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन आया जिसके चेयरमैन थे मैकॉले। फर्स्ट लॉ कमीशन आया जिसके चेयरमैन कौन थे, मैकॉले। अगर पूछा जाए पेपर के अंदर कि फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी लिख लो साथ साथ। आजाद भारत का पहला विधि आयोग कब आया था, इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 में। इसके चेयरमैन कौन थे, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। अभी करंट में है कौन से नंबर का, 23rd नंबर का लॉ कमीशन। हर 3 साल मतलब 3 साल चलता है एक लॉ कमीशन। अभी करंट में है 23rd नंबर का। इसके चेयरमैन कौन है, एसपी सिन्हा। लॉ कमीशन का काम है कि जो भी लॉ आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको असेस करना, मतलब उसको चेक करना, ये काम है लॉ कमीशन का। इसी के तहत आईपीसी आया। आईपीसी का मतलब है इंडियन पैनल कोड, जो कि लाया गया था कब,
1860 में। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि कब इसको लागू किया गया था। तो केम इनटू फोर्स ऑन 1st of Jan 1862। उस टाइम पर टोटल सेक्शन थे कितने इसके अंदर? 511। अभी इसका नाम चेंज कर दिया भारत सरकार ने 2023 में। क्या नाम है? BNS, भारतीय न्याय संहिता। अभी कितने सेक्शन है टोटल? 368। IPC का मतलब क्या है? इंडियन पैनल कोड। देखिए इसके अंदर जब कोई ऑफेंस करता है, ऑफेंसिव पर्सन को जब सजा दी जाती है तो सजा के जो प्रोविजन है वो इसके अंदर दिए गए हैं कि किसको कितनी सजा मिलेगी और किस सेक्शन के तहत किसी को अरेस्ट किया जाएगा, किसी को सजा दी जाएगी। वो चीजें लिखी हुई हैं इंडियन पैनल कोड में। अभी फिर एक्ट आया इसके बाद क्या? 1853 का चार्टर एक्ट, लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद कंपनी रूल खत्म और डायरेक्ट रूल करेगी महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड से बैठकर। 53 के एक्ट में क्या किया गया? फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम को अलग किया। पहले क्या किया था? पहले सेपरेट किया था पावर्स को, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की। अभी क्या किया? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर्स को सेपरेट किया गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? पावर्स को सेपरेट किया गया किसकी? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सॉरी लेजिस्लेटिव, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग कर दिए गए इस एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 मेंबर और ऐड किए गए। इसके अलावा 2 एडिशनल मेंबर और थे। (33) के एक्ट से 4 मेंबर ऐड किए गए थे, जिसमें से बोला गया था, मतलब 4 मेंबर ऐड किए गए थे 73 के एक्ट से, 1773 के एक्ट से। 33 के एक्ट से उन 4 मेंबर में से एक बोल दिया गया था कि एक मेंबर होगा लॉ पर्सनैलिटी, मतलब जिसने LLB की हो। फिर अब 6 मेंबर कर दिए गए और इन मेंबर्स को बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। क्या बोला गया? लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। एक और बात बोल दी इसके अंदर कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर होंगे, स्पेशली 4 मेंबर ऐड किए जाएंगे। कहां से? 4 मेंबर्स ऐड किए जाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। किस किस से? मद्रास, बॉम्बे, आगरा और उड़ीसा। ठीक है, ये बातें बोलेगी 1853 के एक्ट के अंदर। इसके बाद एक और बात बोल दी कि जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, यहां पर उसको मान्यता दे दी गई कंपटीशन को। लिखो इंट्रोड्यूस्ड, वहां पर उसको रिजेक्ट किया गया था, तो यहां पर इसको रिकॉग्निशन मिल जाती है ब्रिटेन की महारानी से। इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। एक बात बोल दी कि एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा कहां पे? लंदन में। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स थी। एक तो यूरोपियन सिलेबस था, उसके बाद एक तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, साथ ही साथ एक और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तब जाकर उस व्यक्ति को इस पोस्ट पर बिठाया जाएगा। ये बातें लिखी हैं 53 के एक्ट के अंदर।
तो 53 के तक ही पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।